जून के महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, पर गर्मी ऐसी कि बर्दाश्त ना हो। यह अंग्रेजी कैलेंडर तो सिर्फ नाम भर है दीदी, किसी ने सही कहा है। मौसम को जानना है तो हमारे देसी कैलेंडर को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इस बार जेठ 2 महीने का बढ़ा है, और देखो गर्मी भी वैसे ही बढ़ रही है। मुझसे सीख कर बैठी है और मुझसे ही सिखा रही है। हमारे पूर्वज जो कैलेंडर बनाकर चले गए ना, उसकी परतर ये आज का कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। वरना उस जमाने में हमें कैसे पता था कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है। मीना और सुषमा आपस में फोन पर बातें कर रही थी, तभी मीना की बहू से पुकारती है, मम्मी जी बाद में फोन पर बात कर लीजिएगा, मुझे मायके जाना है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, कहाँ है मम्मी जी? मम्मी जी। अरे सुषमा, मेरी बहू जरा मायके निकल रही है तो मैं फोन रखती हूँ। ये कहकर सुषमा की बड़ी बहन फोन रख देती है और हाथ में आमरस का ग्लास लिए पिंकी कमरे में दाखिल होती है। ये चमत्कार कैसे हो गया मम्मी जी? वरना आपकी और मौसी जी की बात कभी भी 2 घंटे से कम नहीं चलती, आज इतनी जल्दी फोन रख दिया। अरे वो दीदी की बहू मायके जा रही है ना, इसलिए। वैसे ये आमरस तो बड़ा मीठा है बहू, एक और ग्लास ले आ। खाली ग्लास लेकर पिंकी किचन में जाती है। क्या कहा मम्मी जी ने? मौसी जी की बहू अपने मायके जा रही है। ये लो जी, 3 महीने पहले आई बहू तीसरी बार मायके जा रही है, और हमें देखो। मुझे कुछ नहीं पता, इस बार तो मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी। विनीत के स्कूल की भी छुट्टियां, भाई बहन भांजे सबसे मिलना हो जाएगा। मुझे तो दीदी से मिले न जाने कितने दिन हो गए, इस बार तो मैं भी जाऊंगी भाभी। देख पिंकी, तेरी बहन तो यहाँ भी आ सकती है, पर मेरा विनीत नहीं आएगा ना। बस 1 हफ्ते में मम्मी के यहाँ से लौट आऊंगी, फिर तू चली जाना। प्रेम ठीक कहते हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। मुझे ये बात भाभी को बतानी नहीं चाहिए थी, फट से खुद का नंबर लगाकर खड़ी हो गई। 1 मिनट, मम्मी जी ने मुझे एक और ग्लास आमरस लेकर बुलाया ना, इससे पहले कि भाभी अपने मायके जाने की बात उनसे करें, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। पिंकी फौरन ग्लास में आमरस भर देती है और अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। आहा, ठंडा ठंडा आमरस। बेटा आज दोपहर का खाना मैं 4 बजे के लगभग खाऊंगी। 2 ग्लास आमरस पी लिया, पेट बड़ा भारी हो गया है। वैसे मन तो कर रहा है पूरा पतीला पी जाऊं, पर बुढ़ापे में तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी मैं क्या करी थी कि मेरी दीदी भी ना मम्मी के पास आ रही हैं, तो मैं भी चली जाऊं क्या? सभी से मिलना हो जाएगा। नहीं तो जब मैं पहुंच पाती हूँ तो दीदी नहीं, और दीदी पहुंच पाती है तो मैं नहीं। वो तो तू अपने कारणों से नहीं पहुंच पाती बहू, मैंने कब तुझे मना किया? जा होकर आ। पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और सामान बांधना शुरू कर देती है। तभी दोपहर का खाना तैयार कर प्लेट में लेकर विनीता अपनी सास के कमरे में आती है। मारने का इरादा है क्या मुझे? कहा था मैंने पिंकी से कि दोपहर का खाना मैं जरा देरी से खाऊंगी। 2 ग्लास शरबत पी लिया, अब किस पेट में यह खाऊं? ओहो, तो वो दूसरा ग्लास आमरस आपके लिए था। मुझे लगा पिंकी अपने लिए लेकर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं। मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, मेरे भाई के स्कूल में भी ना गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो मैं आज सोच रही थी जरा मायके हो आऊं, इसी बहाने विनीत से मिल लूंगी। नहीं तो वाइस प्रिंसिपल बन गया ना, बिजी रहता है, भाभी और बच्चों से भी मिलना हो जाएगा। तुम दोनों साथ में चली जाओगी तो प्रेम और नयन के खाने पीने का क्या होगा? और तुम्हारे पापा क्या खाएंगे? हाँ? अच्छा बिंदिया को बोल देना जितने दिन तुम दोनों नहीं रहोगे उतने दिन वो खाना बना लेगी। हम दोनों कौन? बस मैं जा रही हूँ मम्मी जी, मेरे साथ में पिंकी को नहीं लेकर जा रही हूँ। अरे पिंकी ने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। दोनों ही घर पर नहीं रहोगे तो खाना बनाने के लिए काम वाली को तो पहले से बोलना पड़ेगा ना। मैंने इस बारे में जिक्र क्या कर दिया? पिंकी ने पहले ही मम्मी से बात कर ली, हद है वो भी। पर इस बार मैं नहीं रुकने वाली। खाना काम वाली बनाए तो बनाए, मुश्किल से 10 दिन की बात है, नयन को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जिंदगी भर मैं सबकी सोचती रहूंगी तो मेरी लाइफ का क्या होगा? रात को खाने के टेबल पर यह बात बाहर आती है और सभी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तुम मम्मी के यहाँ जा रही हो विनीता? नहीं प्लीज मत जाओ, पता है ना मैं सोच रहा था 2 दिन हम दोनों एंजॉय करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिप कर लेते हैं ना। अब इन बातों में भाभी नहीं आने वाली भैया। अरे तू तो रहने दे। जा रही है क्या विनीता मुझे छोड़कर? हाँ, कोई छोटी बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना विनीता, तुम तो जानती हो ना विनीता, तुम दोनों के अलावा मुझे किसी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मी उस पारों से रोटियां बनवा देगी। अरे यार, तीसरे के हाथ की रोटियां ना मुझसे खाई जाती है और आधे पेट खाने के कारण ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये लो रोटी, 2 और रोटी खा लो। परसों मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो जा रही हूँ। सुषमा के घर का माहौल जरा बिगड़ा हो गया था।
देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए शिकायत थी और यहाँ घर के बेटे भी परेशान थे। ऐसे में नयन ने टेंशन में अपनी सासू माँ को फोन मिला दिया। हाँ दामाद जी, कहिए, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? विनीता आपके पास आने की जिद कर रही है मम्मी जी। अगर वो आपके पास चली गई तो यहाँ मैं खाऊंगा कैसे? खाऊंगा नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ये क्या तरीका है अपना घर बार छोड़कर उसे यहाँ क्यों आना है? ऐसे भी विनीता और उसकी बीवी को बार बार विनीता का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। आप फिक्र मत कीजिए बेटा, मैं अभी विनीता से बात करती हूँ। और इसी बात पर विनीता की माँ उसे फोन मिलाती है और घर आने से मना कर देती है। अरे तू यहाँ रहेगी और वहाँ तेरा पति तेरे बिना कुड़ता रहेगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। तेरा कन्यादान किया है मैंने, अपना घर परिवार संभाल। ऐसे मैं भी तेरे पापा को छोड़ छाड़ कर जाती रहती तो फिर चल जाता परिवार मेरा, है? कोई जरूरत नहीं अभी यहाँ आने की। ये कहकर विनीता की माँ फोन रख देती है और विनीता का मुंह छोटा हो जाता है। उधर पिंकी की तैयारी जोर शोर में थी। लगता है कोई बात हो गई है। भाभी को देखा मैंने, वो अपने बैग्स अनपैक कर रही है। लगता है वो नहीं जा रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब भैया को घर का खाना मिल जाएगा। मैं तो कल ही निकल जाऊंगी बाबा, इससे पहले कि कोई और ड्रामा हो। मैं तो मम्मी के पास पहुंच जाऊंगी। पिंकी अपना सामान बांध रही होती है कि प्रेम के फोन पर उसकी बड़ी साली का फोन आता है। वो फोन लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। वो क्या है ना प्रेम, अगर पिंकी आ रही है तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम दोनों ही जाकर मम्मी से मिल लो। अरे ये क्या बात हो गई दीदी? पिंकी तो इसीलिए आना चाह रही थी ताकि वो आपसे मिल सके। और वैसे भी मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं बस उसे ड्रॉप करके वापस लौट जाऊंगा। वो तो तुम दोनों का लुकआउट है, तुम दोनों देख लो। पर मेरा तो क्लियर है। पिछली बार मेरे बच्चों के हाथ में 500 का नोट थमाकर चली गई थी पिंकी। मेरे हस्बैंड बड़े नाराज हुए थे। और एक दिन तो सब अच्छा लगता है, दूसरे दिन से हो जाती है प्रॉब्लम। मुझे एक कमरा पूरा चाहिए होता है। मम्मी की यहाँ एक ही एक्स्ट्रा कमरा है। हम दोनों तो उस कमरे में सो जाएंगे, पर मेरे बच्चे कहाँ सोएंगे? मैं पिंकी को आने से मना कर देता हूँ, आप आराम से अपने घर जाइए दीदी। बेचारी पिंकी, कितना मन था उसका अपने घर जाने का। लगता है ऐसा ही कुछ भाभी के घर में भी हुआ होगा। वैसे भी भाभी के चेहरे पर से एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं जब भी भाभी मायके जाती है। प्रेम अपनी मम्मी के कमरे में जाता है और उनसे सारी कथा कहता है। मतलब तुझे बहू के सामने बुरा नहीं बनना और उसकी बहन को भी बुरा नहीं बनाना, तो यहाँ मैं बहू को मना करके बुरी बन जाऊं, हैं? बड़े बुरे हो तुम सब, हर बार यही ड्रामा होता है। पिछली बार विनीता के भाई ने फोन करके कह दिया था विनीता को यहाँ मत भेजेगा। इस बार पिंकी की बहन ने फोन करके कह दिया उसे मत भेजेगा। और इन दोनों को लगता है कि मैं इन्हें इनके मायके नहीं भेजना चाहती। रात के 1 बज रहे हैं मम्मी, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ सोने। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। अगली सुबह होते ही सुषमा सभी को अपने कमरे में बुलाती है। आपने सबको कमरे में बुलाया मम्मी, क्या बात है? सब ठीक तो है? अभी तक तो ठीक है, पर कब तक ठीक रहे ये नहीं कह सकते बेटा। देखा जाए तो 60 की तो मैं हो चुकी हूँ। अब कब बुलावा आ जाए पता नहीं। कम से कम ये तो चाहूंगी कि मेरी बहुएं मेरे पीछे से इस घर को संभालने के काबिल रहें। अचानक क्या हो गया मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अचानक ही तो बुलावा भी आ जाता है ना बेटा। तुम तो मायके नहीं जा रही हो और पिंकी बेटा तुम भी आज अपने मायके नहीं जाओगी। आज तुम दोनों का इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान मम्मी जी? और आपको अभी इम्तिहान क्यों लेना है? आज दोपहर को मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ, आप तो जानती है। मतलब ससुराल और सास तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, मायके जाना जरूरी है। ठीक है, मैं मान लूंगी मेरी एक ही बहू है। नयन और प्रेम रसोई में जाओ और रसोई का सारा सामान बाहर निकाल कर स्टोर रूम में रखकर बंद कर दो। रसोई में बहुत कम चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आटा चावल दाल और मसाले में नमक लाल मिर्च और जीरा धनिया, बस। अचानक सुषमा ऐसा क्यों कर रही थी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पर घबराहट सभी के मन में थी। पिंकी अपने मायके जाने की बात को खत्म कर देती है। अब क्या करना है मम्मी जी? मुझे अच्छा लगा कि तू अपने घर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ये घर तुम्हारा ही है बहू। बहू कुछ त्यागना पड़ता है घर के मालिक को। आज तो मैं हूँ, सारी सुविधाएं हैं। भगवान ना करे किसी दिन वो सुविधाएं ना रही तो तुम दोनों कैसे मैनेज करोगी? आज उसी का टेस्ट होगा। पर जो कुछ भी बनेगा तुम दोनों को साथ मिलकर बनाना है। जाओ अब नाश्ते की तैयारी करो। पिंकी और विनीता रसोई में जाती हैं। फ्रिज में तो कोई सब्जी नहीं है, ना ही सूजी, चावल का आटा, ऐसे क्या नाश्ता बनेगा? ओ सॉरी, हम तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, मैं भूल गई थी। अरे कोई बात नहीं, भूल जा, क्या कर सकते ये बता। तुझे भी अपने मायके जाना था और मुझे भी। लगता है हर बार की तरह इस बार फिर से भाई ने आने से मना कर दिया। आपको इस बारे में पता है भाभी? वैसे ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है।
इन चीजों को जानकर ऐसी मिर्ची लगती है, पर हम कुछ नहीं कर पाते। मिर्ची तो है हमारे पास और आटा भी है। हमारे घाव पर मिर्ची लगी है, आज उसी मिर्ची से पराठे बना लेते हैं। पिंकी आटा गूंथना शुरू करती है, फिर गूंथे आटे को 5 मिनट के लिए छोड़ देती है। अब आती है पराठे को बेलने की बारी। ये आइडिया काम करेगा भाभी, मतलब लाल मिर्च का पराठा। मेरे बचपन में मेरी दादी बनाया करती थी। इस बेली हुई रोटी के ऊपर जरा सा नमक, लाल मिर्च और जीरा जाएगा, फिर इसे फोल्ड करके पराठे की तरफ बस बेल कर सेकना ही है, बिल्कुल लाल कुरकुरा होने तक। तैयार पराठे को विनीता बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। लाल मिर्च के पराठे, दिमाग तो काफी अच्छा लगाया बेटा तुमने, वरना इतनी कम चीजों में मुझे लगा नहीं था कि कुछ भी बन पाएगा। अब जरा खा कर देखता हूँ। जो भी पराठे खाते हैं सभी पराठे की तारीफ करते हैं। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम चीनी का मीठा पराठा भी तो बना सकते थे मम्मी जी। सुषमा उठकर जाती है और अपनी दोनों बहुओं को गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, मायके के कई राज बेटियों के दिल में दबा कर रखने पड़ते हैं बेटा, उसे ससुराल में जोर से कहा नहीं जाता। बस समझ लो तुम दोनों का ध्यान भटकाने के लिए मैंने ये काम दिया था। और रही बात माँ से मिलने की, तो माँ तो मैं भी हूं ना। आ जाओ मेरी बेटियों, गले लग जाओ। सुबह के 7 बज रहे थे और रसोई से अदरक वाली चाय और घी में सिसकते पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। साथ ही साथ पूरा घर एकदम चकाचक था। ये सब कविता की मेहनत का नतीजा था। ओहो, ये लो, एक गरम गरम पराठा और तैयार है। कविता को घर संभालने का बड़ा शौक था। कभी वो नए नए पकवान बनाती है, कभी घर सजाती है, तो कभी बालकनी के लिए नए पौधे ले आती थी। इसी तरह आज भी वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। चाय और नाश्ता बनाने के बाद वो उसे बड़े अच्छे से ट्रे में सजा देती है और सीधा बेडरूम में चली जाती है। सुनिए जी, उठ जाइए, आपकी बेड टी तैयार है। देखिए क्या खुशबू है। कविता की आवाज सुनकर गोविंद ने आंखें खोली तो सामने सजी धजी पत्नी को देखकर वो मुस्कुरा दिया। कुछ देर तो वो कविता को देखता ही रह गया। यार कविता, तुम्हारे जैसी सुंदर बीवी पाकर तो मेरी जिंदगी ही सेट हो गई। अच्छा जी, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए? गोविंद ने चाय पीते हुए कहा। नहीं यार, सच कह रहा हूँ। कहाँ पहले मैं सिर्फ सूखी ब्रेड और कड़वी ब्लैक कॉफी पीकर ऑफिस जाता था, और अब देखो रोज रोज इतना बढ़िया नाश्ता मिलता है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत कीजिए वरना मुझे नजर लग जाएगी। हाँ। कविता की बात पर दोनों हंस पड़े। अच्छा ये पराठा रखो कविता, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में खाएंगे। जी ठीक है। अब थोड़ी देर बाद दोनों साथ में बैठे और गोविंद ने पराठा खाया तो उसने बढ़कर कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता को समझ पाती उससे पहले ही उसने प्यार से उसकी हथेली चूम ली। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जो इतना अच्छा खाना बनाए उसका शुक्रिया तो बनता है ना। ये सुनकर कविता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। क्या अभी ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रहा है आप? अरे हाँ, तुम सामने होती हो तो ऑफिस याद ही नहीं रहता। उफ। दोनों हंस पड़े और फिर नाश्ता खत्म करने के बाद गोविंद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। कविता हमेशा की तरह उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। टिफिन पूरा खा लीजिएगा। जी मैडम। और बाहर की चीजें मत खाना। जी मैडम। गोविंद मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कविता बड़े जोश के साथ घर के कामों में लग गई। सबसे पहले उसने ड्राइंग रूम की सजावट बदली, कुशन ठीक किए, फूलदान में ताजे फूल लगाए और सेंट्रल टेबल को नए तरीके से सजाया। इसके बाद वो बालकनी में जाकर पौधों को पानी देने लगी। वाह वाह, काम करने में कितना सुकून है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन जब गोविंद की छुट्टी थी और वो घर पर ही बैठा आराम से टीवी देख रहा था कि तभी अचानक डोरबेल बजी। मैं खोलता हूँ कविता। गोविंद ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके चाचा चाची, उनके बच्चे, मामा मामी और 2-3 दूसरे रिश्तेदार खड़े थे। देखते ही देखते पूरा घर मेहमानों से भर गया। क्यों बेटा, सरप्राइज कैसा लगा? अरे चाची जी, आइए आइए। गोविंद मुस्कुराकर सबका स्वागत तो कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। करीब 10-12 लोग अचानक घर आ गए थे। इतने लोगों के लिए ना तो पहले से कोई तैयारी थी और ना ही घर में इतना खाना बना हुआ था।
जैसे ही गोविंद मौका पाकर रसोई में पहुंचा, उसने परेशान होकर कविता को देखा। अरे बाप रे कविता, इतने सारे लोग एक साथ आ गए। तो मतलब घर में इतना सारा खाना कहाँ है? अरे उसमें क्या, नहीं है तो बन जाएगा। नहीं, तुम कितना थक जाओगी। एक काम करता हूँ, मैं अभी होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। गोविंद जेब से मोबाइल निकालने लगा, लेकिन कविता ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ रोक लिया। अरे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मगर बाहर इतने सारे लोग हैं। अरे ये सब तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। आप बस मेहमानों के साथ बैठिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। गोविंद अभी भी थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी वो कविता की बात मान गया और बाहर चला गया। अगले ही पल कविता बिजली की रफ्तार से काम में लग गई। उसने सबसे पहले मेहमानों के लिए ठंडा ठंडा गुलाब का शरबत तैयार किया, फिर आलू और प्याज निकालकर झटपट पकोड़े बनाने लगी। कुछ ही देर में रसोई में गर्मा गर्म पकोड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। साथ में कविता ने हरी चटनी और मीठी चटनी भी तैयार की थी। फिर कविता एक एक ट्रे सजाकर बाहर भेजती जा रही थी और मेहमान हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अरे वाह, इतनी जल्दी। लगता है बहू तो बहुत होशियार है। उधर कविता बिना रुके काम करती रही। स्नैक्स के बाद उसने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने दाल, शाही पनीर, मटर पुलाव तैयार किया। इसके साथ आलू की सूखी सब्जी बनाई और रायता जमाया। सब बनने के बाद उसने फूली फूली रोटियां सेकनी शुरू कर दी। रसोई में वो अकेली थी, लेकिन उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे कई लोग मिलकर काम कर रहे हो। करीब 1.5 घंटे बाद पूरा डाइनिंग एरिया तरह तरह के व्यंजनों से भर चुका था। सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। मेहमान खाने की मेज पर बैठे और जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या स्वाद है। सच कहूं तो होटल का खाना भी इसके आगे फीका लगे। गोविंद बेटा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। एक तरफ मेहमान खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ कविता सबको प्यार से परोस रही थी। बहू, तुमने इतना सब अकेले बना लिया? जी मामी जी, मान गए तुम्हें। तारीफों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आजकल की लड़कियां तो 2 कप चाय बनाकर थक जाती हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो पूरे परिवार का खाना अकेले संभाल रही है। सच में बेटा, बहुत संस्कारी और गुणवान बहू मिली है तुम्हें। ये सुनकर गोविंद का सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा था। शाम को सब मेहमान जाने लगे, तभी चाचा जी ने कहा, बेटा गोविंद, बहू को संभाल कर रखना, ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती है। गोविंद मुस्कुरा दिया। जी चाची जी, बिल्कुल। दरवाजा बंद होने के बाद गोविंद कुछ पल चुपचाप कविता को देखता रहा। पूरे दिन भागदौड़ करने के बावजूद उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। गोविंद धीरे धीरे उसके पास आया। पता है कविता, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा? सिर्फ प्यार नहीं, गर्व भी हुआ। ये सुनकर कविता को भी बहुत अच्छा लगा। उसकी जिंदगी उसे एकदम परफेक्ट लग रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि सब कुछ बदलने वाला है। शादी के शुरुआती दिनों में गोविंद कविता की हर छोटी बड़ी बात की तारीफ करता था। उसके हाथ का खाना, उसकी साड़ी, उसका घर सजाने का शौक, उसकी सादगी, सब कुछ गोविंद को पसंद था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, तब तो चीजें कभी गोविंद को खास लगती थी, वहीं अब उसे सामान्य लगने लगी थी। कविता रोज की तरह उसके लिए नाश्ता बनाती, टिफिन तैयार करती, घर संभालती, लेकिन अब उन सब बातों पर गोविंद का ध्यान ही नहीं जाता था। एक दिन शाम गोविंद के ऑफिस में बड़ी पार्टी रखी गई थी। कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आने वाले थे। सुनिए जी, मैं शाम को क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो यार, इसमें पूछना क्या है, मुझे काम करने दो। कविता इस पार्टी को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन गोविंद का रूखा जवाब सुनकर वो थोड़ी उदास हो गई। वो कमरे में गई और उसने अपनी पसंदीदा नीली साड़ी निकाली और फिर बाल सेट करके उसने हल्का मेकअप किया। तैयार होकर वो गोविंद के पास आई। सुनिए जी, कैसी लग रही हो? गोविंद ने बिना ध्यान दिए जवाब दिया, ठीक लग रही हो। बस इतना ही। कविता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में पहुंच गए। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। तेज संगीत, चमकदार रोशनी और फैशनेबल कपड़ों में सजे लोग। गोविंद की नजर धीरे धीरे बाकी महिलाओं पर जाने लगी। लगभग सभी ने महंगे गाउन, वेस्टर्न ड्रेस या स्टाइलिश आउटफिट पहने हुए थे।
वो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। वहीं कविता अपनी साड़ी में चुपचाप गोविंद के साथ खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे भी ऐसे माहौल में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। लगता है मेरे कपड़े यहाँ के ड्रेस कोड से ज्यादा मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे तो शर्म आ रही है। इतना कहकर गोविंद आगे बढ़ गया। कविता को बहुत अजीब लगा, मगर वो उसके पीछे गई। गोविंद अपने कुछ दोस्तों के पास गया जो अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। सभी की पत्नियों ने ड्रेस पहन रखी थी। अरे दोस्तों, पता है मेरी पत्नी लैला की अभी भी बैंक मैनेजर की नौकरी लगी है, इसलिए हम दोनों अगले हफ्ते गोवा घूमने जा रहे हैं। ओहा, मुबारक है भाई। मेरी पत्नी श्रेया को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला 24 लाख का पैकेज मिल गया है। और केविन, वैसे भाभी जी क्या करती है? वो कुछ नहीं करती, बस घर संभालती है। ये सुनकर सभी लोग चुप रह गए और बात खत्म हो गई। कविता को बहुत ही अजीब महसूस हुआ। पूरे राह से घर लौटते समय गोविंद एकदम चुप रहा। कविता ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस हाँ हूं में जवाब दिया। घर पहुंचकर, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं। कविता हैरान थी। उस रात गोविंद ने उससे ठीक से बात तक नहीं की और करवट लेकर सो गया। दूसरी तरफ कविता देर तक जागती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन भी गोविंद का व्यवहार वैसा ही रहा। वो चुपचाप था और हर बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था। आखिरकार कविता से रहा नहीं गया। गोविंद, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है, कल रात से आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। कहा ना कुछ नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। बार बार पूछने पर आखिर गोविंद का धैर्य टूट गया। बस करो कविता। उसकी ऊंची आवाज सुनकर कविता सहम गई। हर बात जानना जरूरी है क्या? मैं तो सिर्फ परेशान थी, इसलिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर गोविंद ने गुस्से में वो बात कह दी जो शायद उसे कभी कहनी नहीं चाहिए थी। और सच कहूं तो तुम में ऐसा खास है ही क्या? कविता ये सुनकर चौंक गई। क्या? हाँ, ना तुम नौकरी करती हो, ना तुम मॉडर्न हो। तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है। और ये रोज रोज दाल चावल सब्जी रोटी बनाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना तो कोई भी बना सकता है। जब देखो दिन भर बस घर सजाना, कुशन बदलना, फूल लगाना, ये सब बेकार के काम करती रहती हो। असली दुनिया में ये सब फालतू के कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है। गोविंद की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अच्छा, बस इतना ही कह पाई वो। उसके बाद वो धीरे से मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। रसोई में पहुंचकर उसने गैस पर चढ़ी दाल को देखा। सुबह से गोविंद की पसंद की दाल बन रही थी। उस दिन के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। गोविंद ने गुस्से में जो बात कही थी, उन्होंने कविता के दिल को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। पूरे एक हफ्ते तक दोनों के बीच सिर्फ जरूरत भर की बातें हुई। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता और दोनों एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं बोलते थे। गोविंद को अपनी गलती का एहसास तो होने लगा था, लेकिन उसका अहंकार उसे तुरंत माफी मांगने नहीं दे रहा था। वहीं कविता के आत्मसम्मान को भी गहरी ठेस पहुंची। फिर एक सुबह कविता ने अचानक एक खबर सुनाई। अगले सोमवार से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। गोविंद ने अखबार से नजर उठाई। जॉब? हाँ, इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, सिलेक्शन हो गया है। कुछ पल के लिए गोविंद चुप सा रह गया। आखिर मुझ में कोई खास बात तो है नहीं, कम से कम नौकरी तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोविंद का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया था कि कविता अभी तक उसकी कही बात नहीं भूली थी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। कविता ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पहले जहां घर का हर कोना चमकता रहता था, अब अक्सर चीजें इधर उधर पड़ी रहती थी। सोफे पर कपड़े पड़े रहते, सेंट्रल टेबल पर फाइलें जमा हो जाती। बालकनी के पौधे जिनसे कविता कभी बच्चों की तरह प्यार करती थी, अब सूखने लगे थे। एक दिन सुबह, नाश्ते में क्या है कविता? ब्रेड और कॉफी रसोई में रखा है, जाकर ले लीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कविता चली गई। गोविंद को बहुत अजीब लगा। पहले जहाँ सुबह का ताजा नाश्ता और रात को गर्मा गर्म खाना मिलता था, अब अक्सर सुबह का बना खाना ही रात में गर्म करके खा लिया जाता। यहाँ तक कि कविता के कपड़े भी बदल गए। उसने साड़ी से ड्रेस और जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दिया। एक रविवार कुछ रिश्तेदार फिर से अचानक घर आ गए। इस बार सबको पकोड़ों की जगह सिर्फ बिस्किट और पानी मिला। अरे बहू, तब से तुम यहीं बैठी हो, आज नाश्ता और बढ़िया खाना नहीं बनाओगी क्या?
चाची जी, मैंने भी नौकरी करना शुरू कर दिया है। पूरे हफ्ते काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए आज मेरी छुट्टी का दिन है। आप जो खाना है ये ऑर्डर कर देंगे, मैं जा रही हूँ सोने। कविता चली गई और उसकी कड़वी बातें सुनकर रिश्तेदार भी आधे घंटे बाद उठकर चले जाते हैं। जाते जाते चाची ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, गोविंद, बहू आजकल बहुत बिजी रहने लगी है लगता है। गोविंद कुछ नहीं कह पाया। उस रात उसे अपने ही कहे शब्द याद आए, ये सब बेकार के काम है। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि कविता के काम बेकार नहीं थे, बल्कि वो ही तो उस घर की जान थी। उसने कविता की तरफ देखा और अगली सुबह हिम्मत जुटाकर उसने कविता से कहा, कविता, उस दिन जो मैंने कहा। कोई बात नहीं, नहीं बात है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर वो चली गई। इसी तरह अब कविता गोविंद की हर बात टालने लगी थी। एक दिन ऑफिस में गोविंद अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो फोन पर कविता से बात कर रहा था। शाम को घर आने में देर हो सकती है। ठीक है। तभी ऑफिस बॉय आया। सर, बॉस ने कैबिन में बुलाया है। गोविंद तुरंत बॉस के कैबिन में पहुंच गया। आओ गोविंद, बैठो। बॉस काफी खुश नजर आ रहे थे। आज ऑफिस में एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। जी सर, अगर ये डील हो गई तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। गोविंद ध्यान से सुन रहा था। पहले मैंने सोचा कि क्लाइंट को किसी 5 स्टार होटल में ले चलेंगे, फिर बॉस अचानक मुस्कुराए। लेकिन फिर तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना याद आ गया। गोविंद चौंक गया। याद है पिछले साल तुम्हारे घर आया था भाई, ऐसा खाना मैंने बहुत कम खाया है। सच कहूं तो होटल का खाना भी उसके सामने फीका लगता है। इसलिए मीटिंग तुम्हारे घर पर रख लेते हैं। अच्छा खाना मिलेगा तो क्लाइंट आधा तो वही इम्प्रेस हो जाएगा। ये सुनकर गोविंद का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फाइनल समझो, आज रात हम क्लाइंट के साथ तुम्हारे घर आएंगे। बॉस तो खुशी खुशी बात खत्म करके आगे बढ़ गए, लेकिन गोविंद के हाथ पांव फूल चुके थे। उसे अच्छी तरह पता था कि कविता उसकी बात मानने वाली नहीं है। जिस औरत के हुनर की उसने इतनी बेइज्जती की थी, उससे अब वो खाना बनाने की उम्मीद कैसे कर सकता था। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि घर जाकर बॉस को फोन कर देगा और होटल में डिनर रखने की सलाह देगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे घर में वही पुरानी खुशबू फैली हुई थी जो कभी हर शाम फैला करती थी। ये क्या? ड्राइंग रूम भी पहले जैसा सजा हुआ था। सेंट्रल टेबल पर ताजे फूल रखे थे। बालकनी के पौधों में फिर से हरियाली लौट आई थी और रसोई से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। गोविंद धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। वहां कविता खड़ी थी। बहुत दिनों बाद उसने साड़ी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे शादी के शुरुआती दिनों में लगती थी। कविता? कविता ने पलट कर देखा। आ गए। गैस पर कई बर्तन चढ़े हुए थे। गोविंद की आंखें भर आई। तुम ये सब? वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो कविता। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने बहुत गलत कहा था। मैं समझ नहीं पाया कि तुम जो करती थी उसकी कितनी कीमत थी। घर को घर बनाना आसान नहीं होता। कविता कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पता है। तुम्हें कैसे पता चला कि आज बॉस आने वाले हैं? कविता हल्का सा हंसी। क्योंकि तुम्हारी कॉल कट नहीं हुई थी। तुम दोनों की पूरी बात मैंने सुन ली थी और वैसे भी मैंने खाना बॉस के लिए नहीं बनाया, फिर? अपने घर के लिए बनाया है। बस इतना सुनना था कि गोविंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आगे बढ़कर कविता को अपने गले से लगा लिया। थैंक यू। अब बस भी कीजिए। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो खुशी की थी। थोड़ी देर बाद बॉस और क्लाइंट घर पर पहुंचे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। शाही पनीर, दाल, पुलाव, रायता, मिठाई और न जाने क्या क्या। क्लाइंट ने पहला निवाला खाया और मुस्कुरा उठा। एक्सीलेंट। मैंने कहा था ना। थोड़ी देर में खाने की तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। आपकी पत्नी का जवाब नहीं, मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ। बातचीत आगे बढ़ी। माहौल अच्छा होता गया और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। ठीक है, डील फाइनल समझिए। बॉस खुशी से खड़े हो गए। कांग्रेचुलेशन गोविंद। गोविंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर कविता पर थी। उस रात उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में हर चीज की कीमत पैसे या नौकरी से नहीं मापी जाती। कुछ लोग घर को सिर्फ मकान से परिवार बना देते हैं और कविता उन्हीं लोगों में से एक थी।